नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइमर्स इस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, आज बात करेंगे संडे स्पेशल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर उभरते हुए विद्रोह की। हमने पिछले कुछ महीनों में हिमाचल में इस प्रकार का विद्रोह देखा है, जहां पे मोदी जी ने कृपाल परमार को, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं, तो उनको फोन किया था कि आप चुनाव में बैठ जाइए, बीजेपी को नहीं तो हार का सामना करना पड़ेगा। तो शायद कृपाल परमार ने उनसे कहा था कि आपने बहुत देर कर दी, मोदी जी पहले बोलते तो शायद हो जाता था। लेकिन ये शायद एक किस्म का ऐसा वाक्य था जो मोदी जी सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी जो अहम है या ईगो है उसको काफी ठेस पहुंची होगी। बल्कि बाद में उन्हें कर्नाटक में ईश्वरप्पा को भी फोन करना पड़ा था। येडुरप्पा के सामने झुककर उनके हाथों को चूमते हुए लोगों को दिखाया गया था कि कैसे जब कर्नाटक हाथ से फिसल रहा था तो कैसे क्या कहते हैं कि नए एयरपोर्ट का नाम भी, और कुछ सुना है कि टेक्स्ट बुक के अंदर येडुरप्पा के चैप्टर भी लाना चाहते थे। अब जो मेन विद्रोह की अग्नि भड़क रही है वो राजस्थान के अंदर है, जहां पर लगभग 7 उम्मीदवारों ने अब तक घोषणा की है कि हम निर्दलीय के रूप में अब खड़े होंगे। इनमें से अधिकतर तो वसुंधरा के सपोर्टर भी हैं, और ये 7 में से अधिकतर वो लोग हैं जो एमपी हैं, सारे के सारे जिनको खड़ा किया गया है राजस्थान से। उन एमपीज के खिलाफ ये खड़े होंगे, यानी कि एक किस्म से जो विद्रोह की जो अग्नि है, बगावत की जो अग्नि है, वो धधक रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वसुंधरा का जो प्लान ए नहीं है, प्लान बी है। प्लान ए था कि वो पार्टी छोड़ दे, नई पार्टी बना ले, लेकिन उन्होंने उसको शायद ऑप्ट नहीं किया। प्लान बी के अंदर की अंदर रह के डैमेज करो उसको, तो अंदर रह के डैमेज करना बहुत आसान होता है कई बार, और वसुंधरा शायद ये करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के और कई नेता भी हैं जो विद्रोह के सुर अपनाए हुए हैं। विशेष रूप से नितिन गडकरी की जो नई डॉक्यूमेंट्री आ रही है, द हाईवे मैन, वो एक सीधी चुनौती है मोदी जी को कि हाईवे तो मैं ही बनाता हूं, आप नहीं बनाते। भले उसका फीता फीता आप काटेंगे, लेकिन अल्टीमेटली किसी से हिंदुस्तान में पूछा जाए कि हाईवे मैन कौन है, तो वो मोदी नहीं कहेंगे, वो नितिन गडकरी ही कहेंगे। लेकिन बड़ी दिलचस्प राजनीति है इस बार। दिलचस्प इसलिए है कि इतनी मात्रा के अंदर केंद्रीय मंत्रियों को और एमपीस को चुनाव में उतारा जाना, ऐसा लगता है कि एक आखिरी हथियार बचा है कि हाँ, सब कुछ झोंक दो अंदर। ये सब कुछ झोंकने का एक तरीका है इस समय कि मैं एमपीज, एमएलएज या जो मंत्री हैं उन सबको, जो केंद्र के हैं, कि जाओ तुम लड़ो, शायद हमें लड़ाई नहीं हारनी है। ये सारी चीजें जो है निकल कर आ रही हैं, जो एक हताशा का प्रतीक भी हो सकती हैं। एक ही कसर बची है। मैं तो अपने कई प्रोग्राम्स में बोल चुका हूं कि मोदी जी खुद भी खड़े हो जाएं, एक टिकट जयपुर से ले लें, एक टिकट भोपाल से ले लें, तो कम से कम मध्य प्रदेश के और राजस्थान के आसार कुछ बेहतर हो जाएंगे उनके लिए। इतना ही बचा है, अब और तो कुछ बचा नहीं देखा जाए तो इसी विषय पर कि क्या ये बगावत और ज्यादा बढ़ जाएगी 5 राज्यों के रिजल्ट्स आते ही, या उससे पहले ही बगावत के जो सुर है आपको और तीव्र होते हुए दिखाई देंगे, जब तक कि यहाँ पर मतगणना का काम से पहले, जब तक ये मत डाले जाते हैं लोगों के द्वारा, तो तब तक क्या कुछ और विद्रोह के स्वर होंगे। 25 नवंबर के वोट हैं राजस्थान के, कुछ और होता हुआ नजर आएगा। और कुछ बगावती सुर सुनने में आया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी हैं, कि जहां उनसे भी कहा गया था कि आप चुनाव लड़ो, लेकिन शायद उन्होंने बिल्कुल सीधा सीधा मना कर दिया है भाजपा की हाईकमान को कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। शायद उनसे उसी तर्ज पर कहा गया था कि नरेंद्र तोमर और प्रहलाद पटेल और बाकी कुछ अन्य लोग थे कि आप जाइए लड़िए, तो उन्होंने तो ना नुकुर किए बगैर ही क्या कहते हैं कि घुटने टेक दिए हैं। लेकिन एक क्या कहते हैं ना कि शाही खून होता है, वो शायद बोलना शुरू हो गया ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और उन्हें इस बात का एहसास तो जरूर हो रहा होगा कि जितनी आजादी उन्हें कांग्रेस के अंदर थी बोलने की या बाकी उनकी कार्यकलापों की, वो आजादी उन्हें भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल भी हासिल नहीं है। तो इस विषय पर बात करने के लिए जो विद्वानों की टीम हमारे साथ आज मौजूद है, उनका परिचय मैं करवा देता हूं। हमारे साथ हैं सभी वरिष्ठ विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं। आलोक भदौरिया जी, अरुण कुमार शर्मा जी, सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, आप सबका प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है, जय हिंद। सबसे पहले आलोक जी, आज आपके पास ही आता हूं। बहुत दिन बाद आज आप आए भी हैं। बीच में आप काफी व्यस्त भी थे, तो हम आपकी व्यस्तता का सम्मान भी करते हैं। आज संडे को आपने समय निकाला, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आलोक जी,
ये हो क्या रहा है? राजनीति में कुछ नए समीकरण बन रहे हैं, कुछ बड़ी उठापटक हो रही है। क्या होने जा रहा है सर? कुछ बताएंगे? धन्यवाद दिनेश जी। एक जो बगावती स्वर है ये हम लोग को मीडिया में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और उन बगावती स्वरों का जो एक रुख है वो रुख मोदी और शाह के प्रति मीडिया में ज्यादा है। अगर जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें, अगर हम लोग मध्य प्रदेश का अगर उदाहरण से बात करना चालू करते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे पहले कुछ लोगों के टिकट काटे गए थे और वहीं से सूची की शुरुआत हुई थी कि केंद्र के नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाए। तो अगर हम लोग वहां की बात करें तो आज भी 18 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेके उनके कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में रोष है, लेकिन वो रोष शिवराज चौहान के खिलाफ नहीं है, वो रोष मोदी और शाह के खिलाफ नहीं है। वहां पर जिस तरीके की जो रणनीति बिछाई गई है या शिवराज चौहान ने जिस तरीके से अपना शासन किया है, तो वहां पर वो जो स्थानीय मंत्री है ना, करप्शन की जिम्मेदारी सब उधर उन्होंने खिसका दी है। शिवराज चौहान की इस मामले में रणनीति की मैं तारीफ करना करूंगा यहाँ पे, कि वो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं आ रही है, उन्होंने जिम्मेदारी का ठीकरा है बाकी जो साथी मंत्री हैं उनके ऊपर फोड़ रखा है। अब इसको थोड़ा सा दो तरीके से अगर देखना चाहें, अगर वो फोड़ा नहीं होता तो आप ये मान करके चलिए कि जो पहली और दूसरी सूची में जितने असहज शिवराज चौहान थे, तीसरी सूची में नहीं थे। क्योंकि दूसरी सूची के बाद में जब जबलपुर वाला जो एक कार्यक्रम हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, मोदी वहां पर उपस्थित थे मंच पे, और उसी समय उन्होंने अपना भी कहा, उन्होंने एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण कहे थे कि मैं कमजोर दिखता हूं पर लड़ने में मैं पीछे नहीं रहता। ये उन्होंने वही शब्द कहे थे मोदी जी के सामने ही जबलपुर की रैली में। दोनों चीजें साथ साथ थी, एक ही साथ। तो शिवराज चौहान भी कम नहीं है। अब अगर आकांक्षाओं की बात करें, उसके बाद में आपके स्थानीय समीकरण पे आता हूं। अगर आकांक्षाओं की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, नितिन गडकरी का चाहे जो भी उद्देश्य हो, जो भी है उनका एक कद चाहे जितना भी बड़ा हो, शिवराज चौहान का हिंदी पट्टी में छोटा कद नहीं है। जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की जब सूची बनाई जा रही थी तो उसमें शिवराज चौहान का भी नाम था, उनका भी माना जाता था, और उन्होंने तो कुछ बार कहा भी उम्मीदवार गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी के उम्मीदवार बनने से पहले शिवराज चौहान का भी था कि मैं भी तो 3 बार रह चुका हूं। तो दावेदारी तो कई सारी थी, और उसी के आधार पर जिस तरीके से गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात हुआ, तो उस तरीके से मध्य प्रदेश में भी इन्होंने अपनी कमान संभाली और निवेश को लाने के लिए कमर कसी थी। ये अलग बात है कि पिछले 4-5 सालों में या 10 सालों के अंदर उस तरीके से निवेश नहीं आ पाया। तो अगर देखा जाए तो हकीकत में उस तरीके का निवेश तो गुजरात में भी नहीं आ पाया। गुजरात में अगर आप 2-3 निवेश की अगर आप बात करते हैं, टाटा की बात करें, या फिर इनके प्रधानमंत्रित्व काल के अंदर तो कई सारे बड़े बड़े ऐसे आ गए, आपका फॉक्सकॉन आ गया, वो सबको लेकर आप चले गए, माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर वाले को आप लेके चले गए, माइक्रोन को। तो ये तो आपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया। अगर राज्य वाले का अगर कार्यकाल में दिया जाए एज मुख्यमंत्री, तो इनका जो बड़ा उल्लेखनीय है, तो एक तो वो जो गिफ्ट सिटी है, तो गिफ्ट सिटी कितनी परवान चढ़ी ये आपसे चुपी नहीं होगी दिनेश जी, जितनी परवान चढ़ी, जितने उसके कसीदे काढ़े जाते हैं। उसके बाद एक सिंगूर को लाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1 रुपए में जमीन देना, किसी को भी अगर आप जमीन देंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत एक अच्छी नीति इसको कहा आज भी। अब उस होड़ को आप हटा देते हैं, क्योंकि अब तो वो तो प्रधानमंत्री के तौर पर उनका 9-9.5 साल हो गए, और उनका मुख्यमंत्री के तौर पर 18 साल हो गया, अब उसको हटा देते हैं। लेकिन क्या आकांक्षा खत्म हो जाती है? अगर आकांक्षा के स्तर पर अगर देखा जाए तो आज भी शिवराज चौहान के मन में कहीं ना कहीं ये तो आकांक्षा होगी कि अगर कुछ डिबेकल होता है तो क्या वो प्रधानमंत्री पद की लाइन में नहीं खड़े होंगे, पहला। तो इसीलिए जो तीसरी सूची, मोदी भी इस बात को समझ रहे हैं कि शिवराज चौहान को ज्यादा नाराज नहीं करना चाहिए, तो जो तीसरी सूची आई है तो इसमें शिवराज चौहान के लगभग हर समर्थक को टिकट मिला।
ये आप ये लेकर के चलिए। उसके बाद से शुरू की 2 सूची के दौरान जिस तरीके से शिवराज चौहान का कद काफी नीचे पहुंचा दिया गया था, और उसके बाद से तीसरी सूची के बाद में शिवराज चौहान ने कमबैक किया है, और वो राष्ट्रीय राजनीति के जो 2 दबंग, जो अब तो छत्रप नहीं, अब तो राष्ट्रीय नेता हैं, तो उनके मुकाबले वो खड़े हुए हैं। चालाक हैं, माहिर हैं रणनीति बनाने में। इसलिए भी मैं कहूंगा कि देखिए, आज के दौर में अगर मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो महिलाओं की संख्या बहुत है, लगभग आधी आधी के करीब, और मतलब लगभग करीब 2.25 करोड़ के आसपास वहां पर महिला वोटर है। ये बहुत काफी बड़ी आबादी है, मतलब पूरे शायद देश भर में सबसे ज्यादा शायद मध्य प्रदेश में महिलाओं का अनुपात है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ऐसी स्थिति में देखिए, जो लाडली बहन योजना लाए है ना, लाडली बहन योजना बड़े कमाल की है। पहले 1,000 रुपए की थी, 1,000 रुपए से जब शुरू करी, जब घोषणा करी 1,000 रुपए की थी, तो उन्होंने जो एक अपना फीडबैक लिया, फीडबैक में लगा कि यार ये योजना तो हिट हो रही है, तो इन्होंने उसको उठाकर 1,200 कर दिया। 1,200 कर दिया, और किया ही नहीं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि को बैक डेट से बटन दबाकर किया, इनका तो खैर बैक डेट नहीं था, इनका तो खैर ताजे कार्यकाल में ही था ये, तो इन्होंने वो लोगों के हाथों में थमा दिए, महिलाओं के हाथों में, और घोषणा कर डाली उन्होंने 3,000 की। तो यानी कांग्रेस का जो एक दांव था, जो सिलेंडर का था, जो 1,500 रुपए का था, नारी सम्मान योजना, ये नाम मैं भूल रहा हूँ, कांग्रेस की योजना थी, वो 1,500 रुपए की थी वो तो, और सिलेंडर था जो 500 रुपए का, तो उसके तो टक्कर में ये जाकर खड़े हो गए हैं। और ये नेता कोई तभी खड़ा होता है जब ऊपर से, जब केंद्र, अभी तक राज्य के जो राज्यों का अगर हिसाब किताब अगर आप देखा जाए, तो कोई भी नेता छत्रा उन क्षेत्रों में इस तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ता जिन क्षेत्रों में मोदी जी की एक संभावना रहती है कि वो उसमें घोषणा करेंगे, या ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि वो उनका डोमेन माना जाता है। वो बड़ी घोषणाएं कर रहे थे अपने, इसके बावजूद वो रेवड़ी कल्चर का विरोध भी कर रहे थे। तो उसी रेवड़ी कल्चर को, ये यहां भी राजनीति समझिए, उसी रेवड़ी कल्चर को मध्य प्रदेश ने पूरा शिवराज चौहान ने लागू कर दिया है। तो इसलिए मेरा मानना है समीकरण बहुत दिलचस्प है। तो शिवराज चौहान को आप एकदम बाहर नहीं कर सकते। हाँ, अब इसको आप कहेंगे कि विधानसभा सीटों में क्या आएगा। विधानसभा सीटों का अगर हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस की कुछ सीटों पर लहर तो दिख रही है, मतलब लहर, मतलब ये भी नहीं कि वो लहर दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। और मेरा ये भी कहने का आशा नहीं है कि विधानसभा में कांग्रेस नहीं आ रही है, कांग्रेस भी आ रही है, सब आ रही है। लेकिन आपका जो आपने सवाल का कैनवास बहुत बड़ा कर दिया है कि विधानसभा से लेकर आपने उसको लोकसभा के चुनाव तक पहुंचा दिया है। तो मेरा ये लोकसभा चुनाव वाले मामले तक जो आपने कैनवास पहुंचाया है, तो मेरी जो सारी जो पिचिंग जो थी, मैं लोकसभा चुनाव का भी विश्लेषण करता हुआ कह रहा हूं कि अभी वहां पे पत्ते इतने ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि मोदी और शिवराज दोनों की व्यक्तिगत छवि पर डेंट नहीं आया है। ये तो हो गई मध्य प्रदेश की बात। और अगर आप इसको सीटों के अगर टर्म में अगर आप समझना चाहेंगे, तो लोकसभा में अगर जैसे इसकी 29 सीटें हैं, तो 29 सीटों में से मेरे को एक ऐसा लगता है कि भाजपा अभी भी आधी सीटें तो हथिया लेगी, आधी जाएंगी उसके हाथ से, 50% के लगभग उसके हाथ से चली जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तो बहुत सारे अभी महीने बाकी हैं, इसलिए आज की तारीख में 50% चली जाएंगी, लेकिन आने वाले महीनों में क्या होता है इसको लेकर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके उलट अगर मध्य प्रदेश के अगर आप बाकी दूसरे नेताओं की अगर आप बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर इतने खफा हैं कि जब से उनके टिकट की घोषणा हुई है वो दिल्ली नहीं गए, दिल्ली नहीं आए, मतलब गए क्या, मतलब दिल्ली नहीं आए, वो अपने वहीं भिंड में अब उसको थोड़ा शब्द वैसा हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कोक भवन में, वो अपने वहीं बैठे हुए। तो ये भी एक, दरअसल कोक भवन तो शब्द तो ठीक है, लेकिन वो जहां वो जुड़ जाता है वो थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए मुझे कहने में संकोच हो रहा था। तो वही कैलाश विजयवर्गीय की उनका बेटा 3 नंबर से लड़ना चाहता है, बात तो पहले दिन से पहले दिन से आंसू नहीं थम रहे कैलाश विजयवर्गीय के तो। हाँ, लेकिन उनकी मंशा वो हेलीकॉप्टर की तरीके से पैराशूटिंग करके सीधे सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने की, उनकी अंतिम मंशा वही है, उनकी केंद्र की राजनीति की मंशा नहीं है। अगर जहां तक मैं उनको समझ पा रहा हूं उनकी राजनीति को पिछले 20 सालों में, देखिए मंशा को समझना पड़ेगा। पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक व्यक्ति की मंशा है जो केंद्र की राजनीति में दखल चाहते हैं, वो केवल शिवराज चौहान है। बाकी जो है छत्रप, उनकी अधिकतम मंशा
चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तक जाकर उनकी मंशाएं खत्म हो जाती है। इसके उलट आप राजस्थान में आइए, राजस्थान में किसी भी नेता की अंतिम इच्छा केंद्रीय राजनीति पे नहीं। राजस्थान पे अभी बात करेंगे, बाद में अगले राउंड में कर लेंगे, थोड़ा सा बाकी भी फीड ले लूंगा सर, तो कर लेंगे सर। ठीक। मैं सुनील जी के पास आता हूँ।